हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग चीज़ों की वजह से। जैसे हमने देखा था मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, सर्कुलर वायर, स्ट्रेट वायर एंड डिफरेंट अलग तरह की ज्योमेट्री आ रही थी। अभी हम पढ़ने वाले मैग्नेटिक फोर्स। तो ये पढ़ने के पहले कुछ बेसिक बातों को समझें कि फोर्स कहाँ पे लगता है। जैसे हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फील्ड है और ग्रेविटेशनल फील्ड किसको अफेक्ट करती है? मासेस को। मतलब इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा। सही बात ना? कौन सा वाला फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली आप इमेजिन करो कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज को प्लेस करें तो इस पर फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा। अच्छा, दोनों का नेचर देखो। इसका नेचर देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल नेचर है, मास भी ग्रेविटेशनल नेचर है, तो फोर्स काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और चार्ज, ये रुका हुआ चार्ज है, ये भी कैसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मतलब इसका नेचर और इसका नेचर बिल्कुल सेम है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक चार्ज को ले लें, चार्ज, और ये चार्ज है स्टैटिक या रेस्ट में, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ना वो जीरो आएगा। उसका कारण बताता हूं। ये दोनों डिसिमिलर नेचर है। डिसिमिलर नेचर का मतलब हुआ ये इलेक्ट्रोडायनेमिक है। मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड वेयर एज चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो प्लस क्यू चार्ज का नेचर है स्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड बी का नेचर है इलेक्ट्रोडायनेमिक। सो दोनों के दोनों नेचर सेम नहीं है। कैसे नेचर है? डिसिमिलर नेचर है। डिसिमिलर नेचर होने की वजह से इनके बीच में फोर्स काम नहीं करेगा, ऐसा हमारा लॉजिक बोलता है। बट प्रैक्टिकली भी जब सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो हम एक नोट लिख सकते हैं और नोट ये होता है कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स ऑन इट इज जीरो। तो ऐसे केस में इसके ऊपर फोर्स कितना काम करेगा? जीरो काम करेगा। चलो हम आगे देखते हैं। आगे दोबारा से एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या देखा गया कि सपोज करो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज अभी यहां पे है, लेकिन ये अगेन रुका हुआ नहीं है। चार्ज अभी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है यहां पे। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है, इसको यहां पे प्रूफ नहीं करा जा सकता। लेकिन जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट करता है तब भी इसके ऊपर फोर्स ऑब्जर्व करा जाता है कि जीरो आता है। तो हम क्या लाइन लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं व्हेन चार्ज रन्स अलोंग मैग्नेटिक फील्ड देन ऑल्सो फोर्स इक्वल टू जीरो। ये मैं जानबूझ के क्यों मेंशन कर रहा हूं? क्योंकि प्रीवियस आर्टिकल में मैंने बोला था कि रुका हुआ चार्ज स्टैटिक है और मैग्नेटिक फील्ड डायनेमिक है, इसलिए फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन यहां ध्यान से देखो, यहां पे प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है। कैसा है? इलेक्ट्रोडायनेमिक है, बिकॉज ये भाग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड खुद में इलेक्ट्रोडायनेमिक है। सो इसका नेचर और इसका नेचर बिल्कुल सेम है, लेकिन उसके बाद भी फोर्स काम नहीं करता है। ये बात हमने याद रखनी है। फिर हमने एक और एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में सेम टू सेम इधर है, हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू, और हमने क्या करा? चार्ज को रन कराना स्टार्ट करा विद सम वेलोसिटी। लेट्स से ये भाग रहा है ऐसे v वेलोसिटी से एंड मेकिंग सम एंगल थीटा। तो अब हमें अच्छे से मालूम है कि इस वाली वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। सो वी कैन हैव लाइक दिस मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड, दिस b, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा इधर जिसको हम बोलेंगे v cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर जिसको हम बोलेंगे v sin थीटा। दोबारा हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि इस वाले कंपोनेंट पे फोर्स काम नहीं करेगा, बट देखा क्या जाता है इसके ऊपर फोर्स काम करता है। और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है कि फोर्स की वैल्यू आती है F इक्वल टू v का sin थीटा इंटू b इंटू क्यू। ऑब्वियस ही बात है, यहां पे कौन भाग रहा है? यहां पे चार्ज भाग रहा है। इसका मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड तो आएगा ना। चार्ज छोटा होगा तो इफेक्ट कम आएगा, चार्ज ज्यादा होगा तो इफेक्ट ज्यादा आएगा। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होगी, इफेक्ट कम आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो इफेक्ट ज्यादा आएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी होगा। साथ साथ में हम यहां पे पढ़ रहे हैं क्या? फोर्स। किस पे? चार्ज पार्टिकल पे। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? डायनेमिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो चार्ज का कौन सा नेचर लेना पड़ेगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स में चार्ज की वेलोसिटी का इफेक्ट आएगा, लेकिन पूरी की पूरी वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं आता, केवल एक कंपोनेंट का इफेक्ट आता है।
तो ये कौन सी वाली वेलोसिटी है? ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी का कौन सा कॉम्पोनेंट? परपेंडिकुलर इंटू बी। ऐसे फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है। अच्छा, अगर हमारे पास अलग अलग केसेस हों, जैसे हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है बी और चार्ज यहाँ पे, और वो ऑलरेडी रन कर रहा है इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से, और ये ऑलरेडी कितना एंगल बना रहा है? ये 90 डिग्री बना रहा है। कोई बोले अब की बार फोर्स बताओ, तुम बोलोगे सर बहुत आसान है, क्यू वी बी, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो ऑलरेडी कहाँ पे है? जितनी भी वेलोसिटी है वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम कर रही है। इसका मतलब हम यहाँ पे पूरी की पूरी वेलोसिटी को अज्यूम कर सकते हैं और फॉर्मूला आएगा क्यू वी बी के बराबर। हाँ, लेकिन कोई हमसे ऐसे पूछे एग्जाम्पल के तौर पे कि वी हैव दिस मैग्नेटिक फील्ड, एंड सपोज करो दिस बी इक्वल टू 10 टेस्ला, एंड वी हैव चार्ज क्यू, एंड क्यू को मान लेते हैं लेट्स से 100 माइक्रोकूलम, ऐसा हमने मान लिया, और ये वेलोसिटी है मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड, और मेकिंग सम एंगल 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। और कोई हमसे बोलता है फाइंड फोर्स, इस पर्टिकुलर केस में हमने फोर्स कैलकुलेट करना है। अब की बारी अगर कोई हमसे बोले सॉल्व करो, तो आप बोलोगे सर हमें मालूम है फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, क्यू वी बी साइन थीटा। अभी यही तो करा था हमने, या उल्टा लिख सकते हैं क्यू वी साइन थीटा इंटू बी। नाउ दिस इक्वल टू व्हाट इज क्यू? 100 इंटू 10 पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज वेलोसिटी? दिस इज 100। व्हाट इज बी? दिस इज 10 टेस्ला। व्हाट इज साइन 30? सो वैल्यू कितने के बराबर निकल के आ रही है? ये निकल के आ रही है, अगर हम इन सबको कंबाइन करेंगे, ये 100, ये 10 पावर 5 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 10 पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 को क्या बोलेंगे? हाफ आएगा। यहाँ से आंसर कितना आएगा? 5 इंटू 10 पावर -2 न्यूटन। ये बहुत छोटा फोर्स है, दिस नॉट बिग फोर्स, ये बहुत छोटा फोर्स आ रहा है। क्लियर हो गया? तो इसके हिसाब से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तक हमें लेकिन ये बात नहीं मालूम चल पाई है कि डायरेक्शन किधर होगी। हमें ये तो क्लियर हो गया कि फोर्स इतना लगेगा, बट डायरेक्शन कहां पे आएगी, उसके लिए हमने फिर से डेमो करा, और फिर से डेमो करके हमने क्या देखा कि मान लो, हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, ये अंदर को है, ऐसे कुछ ऐसे की बने। हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम निकालने जा रहे हैं डायरेक्शन। अभी हमने मैग्नीट्यूड तो देख लिया था, अब हम निकालने जा रहे हैं डायरेक्शन। तो इस वाले डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, मतलब ये चीज क्या है? दिस थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे? अंदर को, ऐसे कुछ है, और चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है? राइट डायरेक्शन में। जब ऐसे वाले सिचुएशन में हमने चार्ज पार्टिकल को राइट डायरेक्शन में रन कराया, तो फोर्स पता कहाँ लग रहा था? फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ, ऐसे इधर फोर्स लग रहा था। ठीक है, उन्होंने समझा ठीक है, मतलब ऐसे लग रहा है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं। तो हमने दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड बनाई यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे कुछ है। और अब की बार हमने चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखा और इधर को वेलोसिटी प्रोवाइड करी, और क्या देखा गया कि फोर्स इधर को लग रहा है। ठीक बात है, उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट कर दिए। फिर उन्होंने क्या सोचा कि अच्छा एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बदल के देखते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड अभी अंदर को थी वो उन्होंने बाहर को कर दी। याद है ना ये वाला जब हम लोग बात कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? बाहर को, आउटसाइड। मैग्नेटिक फील्ड को आउटसाइड कर दिया, आउटसाइड। अगेन चार्ज पार्टिकल को लिया हमने, चार्ज पार्टिकल को लिया ऐसे, और वी वेलोसिटी से रन कराया। और इस वाले केस में हमने क्या देखा कि चार्ज पार्टिकल कहाँ पे डिफ्लेक्ट होता है? ऊपर डिफ्लेक्ट नहीं होता, बट नीचे को डिफ्लेक्ट होता है, मतलब ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होता है। जबकि इस वाले केस में कहाँ हो रहा था? ऊपर को डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो जब चेक करा तो पता चला कि इसमें फोर्स कहाँ पे लग रहा था? फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो ऐसे ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, उसके बेसिस पे कुछ आइडिया लगा कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा एक तरह का बिहेवियर देता है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है और एक तरह का बिहेवियर दिखाता है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए ना उन्होंने कुछ कंसेप्ट यूज करा। कंसेप्ट क्या यूज करा? ध्यान से देखें। हमारे पास फॉर्मूला आ रहा था F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा इंटू बी। ध्यान से देखें तो ये चीज वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज फील्ड। ये स्केलर है कि वेक्टर है? तो पता चला ये तो वेक्टर है, और ये स्केलर है कि वेक्टर है? ये भी वेक्टर है, फील्ड। और फोर्स क्या चीज है? फोर्स भी वेक्टर है। तो हमें एक चीज मैथमेटिकली समझ में आती है कि राइट हैंड साइड में 2 वेक्टर लिखे, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आ रहा है वो भी वेक्टर है। इससे पता चला कि अगर हम 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली वेक्टर मिलता है, तो वो क्या होना चाहिए? वो क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हमारे पास एक रिलेशन बन गया वेक्टर फॉर्म में, और वो क्या बन गया? F वेक्टर इक्वल टू क्यू
V क्रॉस B। या तो हम Q V क्रॉस B बना सकते हैं या फिर हम बना सकते हैं Q B क्रॉस B। क्लियर है हमें? जब हमने, लेकिन हमारे पास दो रिलेशन बन सकते हैं, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। हमने जब दोनों अप्लाई करके देखे, किसके ऊपर? इसके ऊपर। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? इसके ऊपर जब हमने अप्लाई करके देखे तो मालूम क्या चला कि ये रिलेशन सही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, अभी दिखाता हूं आपको। सही कौन सा होता है? ये वाला सही होता है। एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं अच्छे से। Q A क्रॉस B क्या होता था? A क्रॉस B होता था हमेशा AB साइन थीटा ना, मतलब V B साइन थीटा होना चाहिए। देखो वही तो आ रहा था, मैंने आपको पहले बता दिया था, ये वही आ रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड के हिसाब से सही हो गया। अब हमने चेक करना है कि डायरेक्शन के हिसाब से सही है कि गलत है, तो हम यहां चलते हैं बैक। इस वाले डायग्राम में देखो, इस वाले डायग्राम में जब हम फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं तो वेलोसिटी कहां पे है? इधर है, और B कहां पे है? अंदर की तरफ है। एक काम करते हैं, हम डायरेक्शन निकालते हैं। किसकी डायरेक्शन निकालते हैं? V क्रॉस B की। इस वाले फर्स्ट डायग्राम की बात कर रहा हूं। इस डायग्राम में V क्रॉस B निकालते हैं। V किधर है? राइट साइड में, और B कहां पे है? अंदर की तरफ है। बेटा V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालने का तरीका, अपनी राइट हैंड फिंगर्स को V की तरफ करेंगे और कर्ल कहां पे करेंगे? नीचे की तरफ। नीचे क्यों करेंगे? क्योंकि B कहां पे? नीचे है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड होता है, अपनी फिंगर्स को इसकी तरफ करते हैं और कर्ल करते हैं इसकी तरफ, और थंब किसको देता है? थंब देता है इसकी डायरेक्शन को। इसका मतलब V कहां पे है? राइट में, और B कहां पे है? अंदर। तो राइट हैंड के हिसाब से V क्रॉस B करेंगे तो थंब बेटा कहां पे आएगा? ऊपर आएगा। इसका मतलब V क्रॉस B की डायरेक्शन वही होगी जो F की डायरेक्शन है। इसका मतलब ये रिलेशन बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि F वेक्टर इक्वल टू Q V क्रॉस B। मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो ऑलरेडी सही था, मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो ऑलरेडी सही था ना, डायरेक्शन के हिसाब से भी सही आ गया, क्योंकि डायरेक्शन कहां पे आ रही है? ऊपर आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे? ये करेक्ट रिलेशन है। कौन से डायग्राम की बात हो रही है? इस वाले डायग्राम की। चलो हम इस वाले डायग्राम की बात करते हैं, सेकंड। इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट डायग्राम, इसको नाम देते हैं सेकंड डायग्राम, इसको नाम देते हैं थर्ड डायग्राम। अच्छा, सेकंड डायग्राम के हिसाब से देखें, दोबारा देखो V क्रॉस B। राइट हैंड अपनी फिंगर्स को अलाइन करो इस तरफ, फिंगर्स को अलाइन करो कहां पे? ऊपर की तरफ। राइट, फिंगर्स को अलाइन करो ऊपर की तरफ, और B कहां पे है? अंदर की तरफ। तो हम कैसे करेंगे? V क्रॉस B। राइट हैंड फिंगर्स V की तरफ और B की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब कहां पे आएगा? ध्यान से देखो, थंब आएगा इस तरफ। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला रिलेशन इस वाले केस के लिए भी बिल्कुल सही हो गया। राइट है। अच्छा, हम यहां की बात करते हैं, इस वाले थर्ड केस में देखो, इसमें भी हम डायरेक्शन निकालते हैं V क्रॉस B की। तो V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालने के लिए हम अपनी राइट हैंड फिंगर्स को V की तरफ करेंगे और कर्ल कहां करेंगे? B की तरफ। बट अच्छी बात क्या है, इस वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ नहीं है, कहां पे है? बाहर की तरफ है। तो फिंगर हमें अंदर की तरफ कर्ल नहीं करनी पड़ेगी, बाहर की तरफ कर्ल करनी पड़ेगी। तो अपने हाथ को इस तरह से रखो कि फिंगर आपकी इसके तरफ हो और फिंगर कर्ल कहां पे हो? नीचे के ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। जब तुम ऐसा करोगे कि राइट हैंड फिंगर्स को इस तरफ करोगे और कर्ल करोगे ऊपर की तरफ, तो थंब कहां पे आएगा? थंब यहां पे आएगा। चेक करो बेटा आप। इसका मतलब हमें क्या समझ आया? हमें समझ आया कि इस डायग्राम में भी V क्रॉस B की डायरेक्शन उसी तरफ आ रही है जिस तरफ प्रैक्टिकली फोर्स लग रहा था। इसका मतलब ये वाला रिलेशन तीनों डायग्राम में बिल्कुल सही है। तो जो डायग्राम मैंने बनाए हैं वो क्या है? वो एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट। और जो ये मैंने फॉर्मूला लिखा वो क्या है? वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसका मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला और एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये वाला रिलेशन हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। क्लियर? सो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? इसको हम नाम दे सकते हैं फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। सो हम यहां पे 2 पॉइंट लिखते हैं। पहला लिखते हैं फोर्स इन स्केलर फॉर्म। सबसे पहले हम लिखेंगे फोर्स इन स्केलर फॉर्म। तो उसको कैसे लिखेंगे? F का मॉड आएगा कितना? Q V B साइन थीटा। दूसरा हम क्या बोलेंगे? फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। और फोर्स इन वेक्टर फॉर्म क्या चीज आएगा? फोर्स इन वेक्टर फॉर्म आएगा F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ये वेक्टर फॉर्म है और आंसर दोनों केस में सेम आते हैं। सो एक तो ये मेथड है निकालने का। दूसरा मेथड है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आपने अगर नाम सुना होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन, या नीचे लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ magnetic force can be calculated by
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एज वेल। मतलब हम दोनों से निकाल सकते हैं। अभी जो हमने डायरेक्शन निकाली वो किससे निकाली? वो क्रॉस प्रोडक्ट से निकाली। अभी मैं क्या बता रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एज वेल। मतलब इस वाले रूल से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल रुक के बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज इकट्ठा कर देंगे तो सारा मिक्स हो जाएगा दिमाग में। आज के लेक्चर में हम इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्शन को निकालेंगे। अगले लेक्चर में हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे। चलो जी, बहुत अच्छी बात होगी। तो हमने क्या देखा, दोबारा देखते हैं। और दोबारा क्या देखते हैं? हम देखते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखें ये कैसा बिहेव करेगा। दोबारा इमेजिन करो, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, ऐसे कुछ, वी हैव फील्ड लाइक दिस, ऐसे कुछ है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है प्लस, और उसको हम रन करा रहे हैं विद सम वेलोसिटी v। अभी आपको समझाया था, फ्लेमिंग क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स की डायरेक्शन आएगी इस वाले फॉर्मूले से, q v क्रॉस b। और अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो फोर्स कहाँ पे आएगा? ऊपर को आएगा। अगर ऊपर को आएगा, ध्यान से याद करो, वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर ऐसा होगा तो चार्ज पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को बदलेगा और सीधा नहीं जाके थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी किधर होगी? इधर होगी। अगर वेलोसिटी इधर होगी, दोबारा अप्लाई करते हैं q v क्रॉस b, इसको अप्लाई करो। अगर तुम q v क्रॉस b अप्लाई करोगे तो आपकी बारी तुम क्या देखोगे? फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे इस तरफ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमेशा कहाँ पे आता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इधर लगेगा। अब तुम एक बात समझने की ट्राई करो, वेलोसिटी इधर है और फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, फिर वेलोसिटी इधर है, फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता ऐसे वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है? क्योंकि ये हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अगर फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो ये किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा तो चार्ज पार्टिकल किस में घूमेगा? सर्कल में घूमेगा। कैसा वाला सर्कल होगा? यूनिफॉर्म सर्कल होगा। क्लियर होता है ना? तो अब हम ऐसे कह सकते हैं कि इन दिस केस चार्ज रोटेट्स इन अ सर्कल। शायद समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा दिखाता हूं। हमारे पास बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है, देखो इतनी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के मिडिल में से, बीच में से, यहां से हमने किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा, फोर्स यहां पे लगेगा तो चार्ज पार्टिकल घूमेगा एक सर्कल में और वो ऐसे घूम के यहां जाएगा। प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है? अगर गलती से चार्ज पार्टिकल यहां मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल गया फिर ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इट मस्ट बी थ्रू आउट इन दी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पूरे टाइम पे इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए, तभी ये सर्कल में घूमेगा। क्लियर हो गया? ये मैग्नेटिक फोर्स है और ये वेलोसिटी है। आपस में कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। अगर 90 बना रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? q v b साइन कितना? 90। ये जो साइन 90 आया, ये साइन 90, वो ये वाला 90 नहीं है, ये तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का 90 है। लेकिन जो यहाँ पे एंगल होता है वो किसके बीच का होता है? वेलोसिटी और फील्ड के बीच का। बेटा फील्ड कहाँ पे है? अंदर की तरफ, और वेलोसिटी कहाँ पे? राइट साइड में। तो यहाँ पे कितना एंगल आ रहा है? 90 डिग्री। मैं आपको बार बार एम्फेसिस दे रहा हूँ, ये वाला 90 इज नॉट दिस 90, ये वाला 90 इज वेलोसिटी और फील्ड के बीच का एंगल है, और वो 90 है। और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? QVP। एक बात सोचो, क्या Q बदल रहा है? नहीं। कैसा है? कांस्टेंट। क्या मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है? नहीं। हमने क्या माना हुआ है? पूरे में मैग्नेटिक फील्ड सेम है। अलग अलग भी हो सकती है बट हमने क्या माना हुआ है कि सेम है। सो Q सेम, B सेम। अच्छा वेलोसिटी की बात करें, क्या वेलोसिटी बदल पाएगी? आंसर आएगा बिल्कुल नहीं। कारण जब भी कभी फोर्स की डायरेक्शन, जब भी कभी वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक तरफ होती है तब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। लेकिन यहां तो फोर्स और वेलोसिटी आपस में कैसे आ रहे हैं? परपेंडिकुलर आ रहे हैं। अगर फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर आएंगे तो हम क्या देखेंगे? कभी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये कैसा होगा? सेम होगा। और ये किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। और हम जानते हैं अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा तो अगर चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से घूम रहा है या भाग रहा है तो ये कितने के इक्वल आएगा? mv² अपॉन r के इक्वल आएगा। बेटा समझो ध्यान से, दिस फोर्स एक्ट्स एज
सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r और वो इसके इक्वल होगा। अगर हम यहाँ से इक्वेट करें, एक v कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से r की वैल्यू क्या आती है, mv/qb। दिस इज कॉल्ड द रेडियस। किसकी रेडियस है, इस चार्ज पार्टिकल के घूमने की रेडियस है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे कोई आपसे एग्जांपल दे, कोई हमसे बात करे कि एन इलेक्ट्रॉन हैज वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकेंड इन ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट में, अपने एटम की ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी कितनी है, एन इलेक्ट्रॉन हैज वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकेंड इन ऑर्बिट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 100 टेस्ला। फाइंड रेडियस। किसका रेडियस फाइंड करना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड करना है। कोई हमसे ऐसे बोलता है तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे देखो सर आसान है, आर की वैल्यू क्या बोलेंगे हम, mv/qb। m कितना आएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻, हाउ मच 31 kg, और v का मतलब कितना है 10⁶ डिवाइडेड बाय q का मतलब कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और b का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाइड बाय b का मतलब कितना है 100 टेस्ला। तो इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है 5.69 समथिंग इंटू 10⁻⁸ मीटर। ये बहुत छोटा रेडियस है, ये एटम के लेवल का है, मतलब जितना एटम होता है उतना में ये रिवॉल्व कर रहा है, राइट। सो इट वाज अबाउट दी मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। अच्छा, अगर हम ऐसे देखें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल भाग रहा है वेलोसिटी v से, सर्कल में चल रहा है, तो इसका रेडियस हो रहा है mv/qb के बराबर, तो इसके घूमने का टाइम पीरियड भी तो होगा। तो अगर कोई हमसे पूछे कि टाइम पीरियड बताओ, तो तुम बोल सकते हो सर टाइम पीरियड होगा t = 2πr सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और वो आएगा 2π, r को क्या लिखेंगे हम mv/qb है ना, डिवाइडेड बाय v से भी कट गया तो क्या आ गया 2πm/qb। ये बहुत अच्छा सा रिजल्ट है। अच्छा सा रिजल्ट मतलब ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। अगर हम चार्ज पार्टिकल को स्लो स्पीड से चलाएं, आप देखो ध्यान से, 2πm/qb मतलब इसमें वेलोसिटी नहीं आ रही है। मैं आपको दो डायग्राम बना के दिखाता हूं। सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है +q और उसको हम v वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, तो ये एक रेडियस में चलता है और टाइम पीरियड लगता है t। दोबारा से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और हम चार्ज पार्टिकल को अब की बारी 10v से फेंकते हैं। वेलोसिटी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन टाइम पीरियड अब भी t आएगा, क्योंकि फॉर्मूला वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। बच्चे बोलते हैं सर समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ। अगर वेलोसिटी v होगी तो रेडियस भी कम होगी, सर्कल छोटा बनेगा। कम वेलोसिटी से आपको छोटे सर्कल को चलना पड़ेगा, टाइम लगेगा t। अगर तुमने वेलोसिटी को 10 टाइम्स कर दिया तो रेडियस भी, क्योंकि r = mv/qb था, वेलोसिटी अगर 10 टाइम्स हो गई तो रेडियस भी कैसे हो जाएगी, पहले से 10 टाइम्स ज़्यादा होगी। अगर ये रेडियस r है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा 10r। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अगर रेडियस 10r होगा तो सर्कमफेरेंस 10 टाइम्स बढ़ गया, मतलब वेलोसिटी 10 टाइम्स बढ़ी तो सर्कमफेरेंस भी 10 टाइम्स बड़ा हो गया। अल्टीमेटली टाइम की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। सो हम एक नोट लिख सकते हैं, नोट, और नोट क्या है, टाइम पीरियड is independent of velocity of charge। जो चार्ज भाग रहा है उसकी वेलोसिटी से कैसा है, इंडिपेंडेंट है। परफेक्ट है जी, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, इमेजिन करो कि अगर हम हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, इधर हो, दिस इज समथिंग मैग्नेटिक फील्ड, इधर है, ये बी है, और चार्ज पार्टिकल को हम सीधा फेंक रहे हैं। अभी क्या होगा, इस पे फोर्स ही नहीं लगेगा। अगर इस पे फोर्स नहीं लगेगा तो कुछ नहीं होने वाला। दूसरा वाला केस है, अभी मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल यहाँ है और हम इसको ऊपर को फेंक रहे हैं ऐसे। आप सोचो फोर्स कहाँ लगेगा, याद करो Q V क्रॉस P, फोर्स की डायरेक्शन होगी, ऐसे हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप ढूंढने की ट्राई करो कहाँ पे होगी, इज इनवर्ट। कैसे आएगा, V क्रॉस V करो, V राइट हैंड फिंगर्स को ऊपर की तरफ करो V के डायरेक्शन में, और B के तरफ कर्ल करो, थंब कहाँ पे आएगा, अंदर आएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, मूव तो इसने सर्कल में करना है, हम देख चुके हैं। जब भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंकोगे ये सर्कल पे चल रहा है,
क्योंकि हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। सर्कल पे कैसे चलेगा, पहले ये अंदर की तरफ जाएगा, फिर ये घूमेगा और ये ऐसे कुछ चलेगा। आई थिंक समझ पा रहे होंगे। पहले चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ जाएगा, फिर बाहर की तरफ निकलेगा और ये ऐसे करके घूमता रहेगा। क्लियर हो गया? कब? जब हमने परपेंडिकुलर थ्रो करा। सोचो अब हम, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल है और हमने इसको ऐसे थ्रो करा है। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। चेक करो, इस वाले डायग्राम में हमने पैरेलल थ्रो करा, इस वाले डायग्राम में परपेंडिकुलर थ्रो करा और इस वाले डायग्राम में हमने किसी एंगल पे थ्रो करा। मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा उसमें दो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। एक कंपोनेंट तो आएगा इधर, इसको हम बोलेंगे v cos थीटा, और दूसरा किधर आएगा? इधर, इसको हम बोलेंगे v sin थीटा। v cos थीटा की वजह से क्या होगा? v cos थीटा की वजह से चार्ज पार्टिकल आगे को भागेगा और v sin थीटा की वजह से क्या होगा? ये सर्कल में गोल घूमेगा। तो सर्कल में गोल घूमेगा तो ये ऐसे चलेगा। क्लियर हुआ? तो सर्कल पे कौन घुमाएगा? सोचो आप, अगर हमारे पास केवल v sin थीटा होता तो ये सर्कल में घूम रहा होता, केवल v cos थीटा होता तो ये आगे भाग रहा होता, बट हमारे पास तो दोनों है। तो ये वाला कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल को राइट साइड में रन कराएगा और ये वाला चार्ज पार्टिकल सर्कल में घुमाएगा। तुम अपने हाथ को देखो, अपने हाथ को गोल घुमाओ और आगे को रन कराओ, तो यू विल फाइंड कि जो अभी कर्व बनेगा या जो डायग्राम प्लॉट होगा वो ना तो सर्कल होगा ना स्ट्रेट लाइन होगा, बट हेलिकल पाथ होगा, एक लूप बनेगा, स्पाइरल बनेगा, जैसे हमारे स्प्रिंग्स होते हैं। तो ऐसे वाले केस में हमारा चार्ज पार्टिकल बिहेवियर कैसा देगा वो मैं आपको दिखाता हूं। तो वो बिहेवियर देगा कि ये चार्ज पार्टिकल है, ये रेफरेंस लाइन है, चार्ज को हमने इधर प्रोजेक्ट करा था, तो ये सर्कल पे घूमने की ट्राई करेगा और ये ऐसे करके हेलिकल पाथ बनाएगा और ये आगे जाएगा। आगे किसकी वजह से जा रहा है? इधर किसकी वजह से जा रहा है? v cos थीटा की वजह से। सर्कल में किसकी वजह से घूम रहा है? v sin थीटा की वजह से। क्लियर? तो हम लाइन लिख सकते हैं कि when charge is projected at angle theta with field, when charge is projected at angle theta with field, then its path is स्पाइरल या हेलिकल। स्पाइरल और हेलिकल। तो अभी हम सबसे पहला पॉइंट निकालते हैं। कोई बोले कि सर आप ये बताओ कि इसका रेडियस कितना आएगा, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे देखो सर वेलोसिटी है v, इसका एक कंपोनेंट है ये वाला, चार्ज पार्टिकल सर्कल में इसकी वजह से नहीं घूमेगा। किसकी वजह से घूमेगा? इसकी वजह से। इसका मतलब r क्या आएगा? r आएगा m v sin थीटा अपॉन क्यू बी। फॉर्मूला तो हमने पहले से लिया ना, फॉर्मूला भी पढ़ा था ना, एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ पे v की जगह v नहीं आएगा, बट क्या आएगा? v sin थीटा आएगा। दूसरा कोई हमसे बोले टाइम पीरियड बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर टाइम पीरियड आएगा 2 पाई, क्या बोलोगे? सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड ना। दोबारा दिखाता हूं, चार्ज पार्टिकल सर्कल पे किसकी वजह से चल रहा है? इसकी वजह से चल रहा है। तो अगर हमसे कोई बोले कि सर्कल कवर करने में इसको जो टाइम लगेगा वो कौन सी वाली वेलोसिटी होगी, वो इसकी वजह से हो रहा होगा, तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 पाई r अपॉन v नहीं आएगा, बट कौन सा आएगा? v sin थीटा, एंड दैट इज 2 पाई r को क्या लिखेंगे हम? mv sin थीटा अपॉन qb, ये r आ गया, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम? v sin थीटा। आंसर क्या आ रहा है? 2 पाई m अपॉन qb। ये मैं आपको डायरेक्ट भी बोल सकता था बिना सॉल्व करे। डायरेक्ट बोलने का मतलब क्या हुआ? मैं आपसे डायरेक्ट ये बोल सकता था कि सिंस टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड करता नहीं है, अगर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता तो तुम किसी भी एंगल पे थ्रो करोगे, टाइम पीरियड का आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। सो दिस इज व्हाट 2 पाई m अपॉन qb, टाइम पीरियड फॉर चार्ज पार्टिकल ऑन स्पाइरल पाथ। एक चीज और होती है, एक चीज क्या होती है? ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, और हमने क्या करा? चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका v वेलोसिटी से, ये थीटा एंगल है, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चलेगा, ऐसे। जैसे अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्प्रिंग को देखें ना, ऐसे देख रहे होते हैं, ऐसे। तो जो ये चीज होती है ना इन लूप्स के बीच की, इसको हम पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। यहां पे भी एक तरह से पिच बन रही होगी, सो दिस थिंग इज कॉल्ड पिच। इसको हम p नाम दे सकते हैं। p इज पिच ऑफ पाथ, इसको हम पिच बोल रहे हैं। जो पिच आएगी ना ऐसे वाले केस में, पिच p इक्वल टू कैसे निकालेंगे आप?
जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ तक गया तो कितना टाइम लगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाने में एक सर्कल कंप्लीट कर गया तो टाइम पीरियड कितना लगा t, और t टाइम पीरियड तक कितनी वेलोसिटी से भाग रहा था, चार्ज पार्टिकल इधर भाग रहा था v cos थीटा वेलोसिटी से। तो जो पिच आएगी वो आएगी v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t, दैट इक्वल टू v cos थीटा, एंड t का मतलब होता है 2 पाई n अपॉन क्या बोलेंगे हम, qb। सो दिस इज कॉल्ड पिच। इसका मतलब जब हम चार्ज पार्टिकल को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड थ्रो करेंगे तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड थ्रो करेंगे तो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड पे करेंगे तो सर्कुलर पाथ पे चलेगा, और किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या करेगा, वो स्पाइरल पाथ या हेलिकल पाथ या स्प्रिंग जैसे लूप पाथ में चलता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, जिसका टाइम पीरियड हमने निकाल लिया, हमने रेडियस निकाल ली, और अभी हम पिच कैलकुलेट कर रहे थे। सो आज के टॉपिक में इतना है, बाकी इसका बहुत सारा वेरिएशन है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।